साल 2008, जगह उत्तर प्रदेश, जिला अमरोहा, गांव बावन खेड़ी, जहां पे एक 24 साल की शबनम ने अपने परिवार के 7 लोगों को बहुत ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों आइए इस घटना को हम लोग डिटेल में जाने। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज 404। शबनम का पूरा परिवार उत्तर प्रदेश के अमरोहा में बावन खेड़ी में रहता था। परिवार जो था काफी संपन्न परिवार था, काफी नामी परिवार था और काफी इज्जतदार और तबके वाला फैमिली था। शबनम के पिता शौकत अली कॉलेज में लेक्चरार थे और उनके 2 बेटे थे। एक इंजीनियरिंग कर चुका था और एक एमबीए कर चुका था। और शबनम जो थी वो पहले इंग्लिश से एमए फिर भूगोल से एमए कर चुकी थी, यानी कि डबल एमए कर चुकी थी। ये पूरा परिवार जो था काफी पढ़ा लिखा और काफी संपन्न परिवार था। ये इनकी जो जिंदगी है बहुत अच्छे से चल रही थी। शबनम अक्सर अपने कॉलेज में अपने साथियों की जो सक्षम नहीं होते थे उनके फीस वगैरह देती थी, उनकी मदद करती थी और काफ़ी सिंपल और अच्छी व्यवहार की, अच्छी नेचर की शबनम थी। शबनम भी अपने पिता की तरह एक लेक्चरार बनना चाहती थी, उसका ड्रीम था। लेकिन उसका सारा सपना सपना रह जाता है क्योंकि उसे उसी गांव में रहने वाले एक शख्स से प्यार हो जाता है। अब उस शख्स का नाम था सलीम। सलीम से प्यार हो जाता है और सलीम जो था ठीक शबनम के उल्टा था। वो मात्र 5वीं क्लास का पढ़ा लिखा इंसान था और राजमिस्त्री या छोटे मोटे काम करता था। अब दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा, दोनों मिलने लगे, घूमने लगे पार्क में तो कभी सिनेमा घरों में। नंबर एक्सचेंज हो गए, बातें होने लगी, प्यार परवान चढ़ते गया, फिजिकल रिलेशन बने दोनों के बीच। लेकिन ये बात एक दिन शबनम के घर वालों को पता चल जाता है कि शबनम का अफेयर सलीम के साथ चल रहा और सलीम एकमात्र 5वीं फेल लड़का है और सलीम का कोई भी मेल नहीं था। दोनों में बहुत ही डिफरेंट थी। परिवार वाले सीधा मुकर जाते हैं और मना करते हैं कि तुम अपना रिश्ता सलीम के साथ खत्म करो, ये रिश्ता हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। लेकिन सलीम और शबनम अपने प्यार को परवान चढ़ाते गए और आगे बढ़ाते गए और शबनम इस दौरान अपने परिवार को पूरी तौर से मनाने में लग गई। बहुत कोशिश की कि मेरी सलीम से शादी करा दो, सलीम अच्छा लड़का है। लेकिन परिवार काफी संपन्न और शिक्षित था तो सीधे तौर पे इनकार कर देते हैं, रिफ्यूज कर देते हैं कि नहीं, हम ये शादी को मान्यता नहीं देंगे, मंजूरी नहीं देंगे। इसके बाद शबनम जो है ये फैसला कर लेती है कि अब सलीम से मिलने के लिए, सलीम से पाने के लिए, ये दोनों अपने प्यार को अंजाम देने के लिए जो प्लान बनाते हैं, जो ये कुकर्म करते हैं, बहुत ही खौफनाक था। अब आ जाता है दिन 15 अप्रैल 2008 रात के तकरीबन 1 बजे। अब उस घर में अचानक से 1 बजे रात को शबनम की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ जाती है। आसपास के पड़ोसी सुनते हैं और जब उसके घर पहुंचते हैं शबनम गेट खोलती है और जब पड़ोसी अंदर जाते हैं तो पड़ोसी अंदर का नजारा देख के उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो उनका भी माथा सन्न रह जाता है, दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता है क्योंकि चारों तरफ 7 लाशें पड़ी हुई थी। उन 7 लाशों में शबनम का 2 भाई, माता पिता, एक भतीजा और एक मौसी की बहन थी। पड़ोसी इतना देखने के बाद तुरंत पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंचती है और पुलिस जब ये नजारा देखती है तो पुलिस के भी पैर फूल जाते हैं। पुलिस भी सदमे में आ जाती है कुछ सेकंड के लिए। पुलिस अपने तुरंत उच्च अधिकारियों को फोन करते हैं, उच्च अधिकारियों भी आती है। पूरा क्राइम सीन को लॉक किया जाता है। सारे वहां पे फोरेंसिक की टीम आती है, न्यूज़पेपर और मीडिया वाले आते हैं और ये खबर है बहुत ही आग की तरह अगली सुबह फैल जाती है।
लोगों में भारी गुस्सा, भारी विरोध प्रदर्शन होने लगता है। जल्द से जल्द कातिलों को पकड़ने की मांग होती है और यूपी पुलिस के खिलाफ भी आवाजें उठने लगती है कि यूपी पुलिस क्या कर रही है। अब वहां की तत्कालीन चीफ मिनिस्टर थी मायावती, वो भी पहुंच जाती है और शबनम को ऑन द स्पॉट 5 लाख रुपए की मुआवजा देने की मांग करती है। लेकिन अभी कहानी में ट्विस्ट बाकी था, जांच बाकी था, जो हम आगे की वीडियो में जानेंगे। घटना स्थल पर पुलिस पहुंचती है। उस वक्त शबनम दहाड़े मार मार कर रो रही थी। हालत खराब थी और माहौल पूरी तरह से गर्म था। पुलिस अब सभी लाशों को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन पुलिस चाहकर भी शबनम से पूछताछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मामला बहुत ही गमगीन था और उसमें तनाव काफी ज्यादा था, जिस वजह से पुलिस ये अपनी पूछताछ जो है कि धीरे धीरे ले गई। लेकिन जब वहां पे मायावती जी आती हैं, जो उस समय की तत्कालीन मुख्यमंत्री थी, और 5 लाख मुआवजे का ऐलान करती है, तभी वहां के जो जांच इंस्पेक्टर थे आरपी गुप्ता बोलते हैं, मैडम आप रुक जाइए। उनके जो असिस्टेंट रहते हैं चीफ मिनिस्टर को, उनको बोला जाता है कि मुख्यमंत्री साहब को बोले कि 48 घंटे का समय दिया जाए, उसके बाद ये मुआवजे का ऐलान किया जाए। वो मान भी जाते हैं और तब तक 2 दिन के बाद एक जांच रिपोर्ट आती है। लेकिन जांच रिपोर्ट के पहले कुछ पूछताछ शबनम से हो चुकी थी कि ये आखिर कैसे हुआ, ये वारदात कैसे हुआ, आपके घर को लोगों की हत्या कैसे हुई। शबनम बताती है कि छत के रास्ते से कुछ लोग, 4-5 बदमाश लोग आए थे और उन्होंने ये काम करके दे दिया था। इतना ही बयान दर्ज हुआ था। लेकिन सारा खेल और सारा जांच का नजरिया है फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद बदल जाता है, क्योंकि फोरेंसिक रिपोर्ट में साफ तौर पे लिखा था कि इन्हें कुल्हाड़ी से काटा गया था, लेकिन ये बहुत आसानी से काटा गया था। इसमें कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं हुई थी। अगर एक इंसान को मारा जाए, कोई मार रहा है कुल्हाड़ी से, तो वो अपने बचाव के लिए एक बार फाइट जरूर करेगा, लड़ेगा जरूर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और दूसरी सबसे चौंकाने वाली बात थी कि उनके पेट में सूजन थी और ये भी पता चला कि जहर के अंश उनके पेट से मिला है। अब पुलिस क्लियर हो गई कि ये जो हत्या है ये कहीं ना कहीं शबनम से जुड़ा हुआ है। अब शबनम के रिकॉर्ड के हिसाब से, बयानात के हिसाब से पुलिस जांच करती है कि छत के रास्ते से 4-5 लोग आए थे, लेकिन शबनम के घर की जो दीवारें थी, जो बाउंड्री थी, तकरीबन 14 फीट की हाइट थी और पूरा प्लास्टर किया हुआ था, जो कि चिकना होता है। और 14 फीट की दीवार पे चढ़ना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। अगर कोई चढ़ता भी है तो दीवार में थोड़ी सी स्क्रैचेस आती हैं, थोड़ा सा नुकसान होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। इसी दौरान वहां पे एक सूचना मिलती है पुलिस को कि आप सलीम को उठाइए, सारे केस, सारे राज का पर्दाफाश हो जाएगा। अब पुलिस जो है सलीम की तलाश में लग जाती है। सलीम लापता हो जाता है, मिलता नहीं है। और इधर अब पुलिस जो है शबनम पे भी शक हो जाता है, तो शबनम की मोबाइल नंबर को ट्रेस करती है, उसके सीडीआर डिटेल निकाला जाता है, तो पता चलता है कि शबनम और सलीम के बीच उसी दिन मर्डर से 5 मिनट पहले और मर्डर के 10 मिनट के बाद में तकरीबन 55 कॉल हुए थे। और जब पुलिस ने और आगे कॉल डिटेल निकाला तो तकरीबन पता चलता है कि 900-950 कॉल उन दोनों के बीच हुए थे तकरीबन 1 साल में। पुलिस को यकीन हो गया था और वो लोग सलीम के पीछे लग गए और सलीम को अरेस्ट कर लिया जाता है। सलीम आसानी से पुलिस के चंगुल में आ जाता है। पहले तो पुलिस को काफी घुमाता है, लेकिन जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो सलीम टूट जाता है और इस जघन्य अपराध, बर्बरता से जिसने ये अंजाम दोनों ने मिलकर किया था, इस सारी कहानी को एकदम सिलसिलेवार ढंग से, पूरी अच्छी ढंग से पुलिस को बयानात में ये बताता है। वो बताता है कि हमारे जो रिश्ता था, हमारा जो रिलेशन था, ये परिवार वालों ने एक्सेप्ट नहीं करा, तो हम लोगों ने मिल के ये प्लान बनाया कि क्यों ना खत्म कर दिया जाए सबको। और यही प्लान था, क्योंकि 15 मई
15 अप्रैल को जब इन्होंने वारदात को अंजाम दिया था, उससे 14 तारीख यानी कि 14 अप्रैल को जो शबनम के दोनों भाई थे वो अपने अपने जगह पे काम के लिए निकल गए थे। लेकिन शबनम ने सोचा था कि किसी फैमिली मेंबर को भी नहीं छोड़ना है। वो फोन करती है अपने दोनों भाइयों को और बोलती है कि आप जहां भी पहुंच गए हो वापस आ जाइए, आप दूसरे दिन जाइएगा। अपनी बहन की बातों को इनकार नहीं कर पाते हैं, वो लोग सारे लोग आ जाते हैं। अब 15 अप्रैल का दिन आ जाता है। 15 अप्रैल के दिन शबनम और उसकी जो एक बहन थी वो मिलके खाना बनाती है, पूरे परिवार वालों को खिलाते हैं और खिलाने के बाद शबनम सबको चाय ऑफर करती है। सब हाँ बोल देती है। शबनम का बात कोई भी इनकार नहीं कर पाता है और शबनम बहुत ही आसानी से उस चाय में नशे की गोलियां मिला देती है, जो कि शबनम अपने गांव से कुछ 15 किलोमीटर की दूरी पे जाता है और एक मेडिकल स्टोर से खरीद के लाया था। सारे लोग चाय पीते हैं और बेहोशी की हालत में चले जाते हैं। उसके बाद शबनम सलीम को फोन करके बुलाती है और सबको बेहोशी के नशे में ही कुल्हाड़ी से वो लोग दोनों मिलके काट देते हैं। उसके बाद सलीम वहां से चला जाता है। लेकिन कुछ देर के बाद शबनम फिर सलीम को फोन करती है और बोलती है कि एक मेरा भतीजा है जो कि तकरीबन 12 महीने का है, वो जिंदा है। सलीम मना कर देता है, मैं नहीं आऊंगा, तुम ही उस बच्चे को मार दो। और शबनम जो इतनी अब बर्बर हो चुकी थी, वो अपने 12 महीने के बच्चे को गला दबा के बेरहमी से मार के मौत के घाट सुला देती है। ये जो बयान था सलीम का था। अभी तक शबनम ने ऐसा कोई भी बयान दिया ही नहीं था। लेकिन जब सलीम और शबनम को आमने सामने लाया जाता है तो सलीम शबनम को बोल देता है कि देखो मैंने सारा सच बता दिया है, तुम भी बता दो। अब शबनम वहां पे टूट जाती है और सारा चीजें जो है वहां पे पुलिस को बता देती है। हाँ, इस घटना में एक थोड़ा से पीछे जाएंगे हम लोग, एक चीज और छूट जाती है। जब पुलिस उससे पूछताछ कर रही होती है तो बार बार उसे चक्कर आता और तबीयत खराब होने लग रहा था शबनम का। बाद में जांच रिपोर्ट में पता चलता है, जब डॉक्टर जांच करते हैं तो पता चलता है कि शबनम जो है कि अब प्रेग्नेंट है। अब प्रेग्नेंट है तो अब तो जेल के अंदर दोनों को पुलिस हिरासत में थे, दोनों को जेल हो चुकी थी। अब जो उसका एक बच्चा भी था वो पैदा जेल में ही होता है और तकरीबन 7 साल तक अपने माँ के साथ जेल में ही रहता है। और जेल में रहने के बाद 7 साल के बाद वो बच्चा बाहर आ जाता है और एक इश्तिहार दिया जाता है कि ऐसा एक बच्चा अगर कोई गोद लेना चाहे या फिर कोई अडॉप्ट करना चाहे तो इस बच्चे को कर सकता है। उसके पीछे सारी जो एडॉप्टर होंगे उनके सारा बैकग्राउंड चेक करा जाएगा। उसमें से एक सामने आता है उस्मान सैफी, जो कि अमरोहा का ही रहने वाला शख्स था। और शबनम थी, उस्मान की भी कई बार कॉलेज में फीस भरी थी, मदद करी थी। तकरीबन 2 साल छोटा था उस्मान और अपनी बड़ी बहन जैसा मानता था। तो इस तरह की सीधी और हेल्पफुल नेचर की शबनम थी। लेकिन जब उसे प्यार हो जाता है और प्यार परवान चढ़ता है, ये शबनम पूरी तरह से शैतान शबनम बन जाती है। जो इतनी अच्छी थी वो अभी अपने इश्क और मोहब्बत के चक्कर में बहुत ही बेरहमी से एक सलीम के चक्कर में आके, जो सलीम ने ब्रेन वॉश किया उसके प्रॉपर्टी के लालच में, क्योंकि इन दोनों को पहले से पता था कि अगर हम कहीं से भाग के भी शादी कर लेते हैं तो हम ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, भूखे मर जाएंगे। इसलिए सलीम ने शबनम का ब्रेन वॉश किया और सारी प्रॉपर्टी की भी लालच दिलाई कि सबको मारो और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे और प्रॉपर्टी पे भी हमारा कब्जा हो जाएगा। तो इस तरह से शबनम का ब्रेन वॉश करके सलीम ने पूरे इस घटना को अंजाम दिया। और शबनम को भी ऐसा मोहब्बत का नशा चढ़ा कि वो भी अपने माँ बाप, भाई, अपनी भौजाई और अपनी बहन और भतीजे को मारने से नहीं डरी, न ही उसके हाथ थराए, न ही उसका मन पिघला। इस अपराध में उसने अपने माता पिता, भाई, 2 भाई और अपनी एक भौजाई और एक मौसी की बेटी और एक भतीजे को बहुत ही बेरहमी से कत्ल कर दिया था। निचली कोर्ट थी, उसने शबनम को फांसी की सजा सुना दी। फिर उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। हाई कोर्ट ने भी सजा बरकरार रखते हुए फांसी की सजा को आगे कायम रखा। फिर उन्होंने हाई कोर्ट से बढ़कर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी जो फांसी की सजा को बरकरार रखते हुए आगे उसको जारी रखा। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बाद
वो उस समय राष्ट्रपति के पास पहुंच जाती है, दया याचिका लेके, और राष्ट्रपति के पास। उस समय के राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी। अब प्रणब मुखर्जी भी इस याचिका को रद्द कर देते हैं और फिर से याचिका दायर करती है सुप्रीम कोर्ट में, और अभी उस पर कोई सुनवाई नहीं आई है और शबनम को अभी जेल में ही है, जो फांसी की सजा को वो लोग उम्र कैद में कन्वर्ट करने की मांग कर रहे थे। तो अब देखिए इस केस में शबनम को उम्र कैद होती है या फांसी। हालांकि इस घटना को तकरीबन बहुत साल हो गए हैं और इसका आखिरी रिजल्ट आना बाकी है। तो इस घटना के बारे में अगर आप कुछ कमेंट करके बताना चाहें तो बिल्कुल भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट